अभी लाभ पंचमी का है आज। अच्छा मुहूर्त मिला है हमें और आज से ही अपना ज्योतिष का वर्ग आरंभ हो रहा है। तो कुछ बातें थोड़ी अभी स्पष्ट होंगी, कुछ इस सत्र के समाप्ति में हो जाएंगी। पहली बात तो मैं थोड़ा और विस्तार से बता दूं कि हमें क्या क्या करना है वर्ग आरंभ के पहले। दो तीन बातें जो थी कि जो अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर है तो अच्छा है। सबसे पहला तो एक हाथ पैर धोने हुए चाहिए। स्नान किया तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम हाथ पैर धोकर मुंह धोकर बैठना है। कुमकुम तिलक लगाना है। और एक माला के बारे में बताया था, उसका मैं फिर से एक बार उच्चारण कर देता हूँ, तो कुछ लोगों के मन में कुछ दुविधा थी तो वह भी स्पष्ट हो जाएगी। एक समय, एक मंत्र, एक स्थान, एक दिशा, एक आसन और उस मंत्र की एक माला। अगर हम ऐसा निश्चित करते हैं, कोई भी एक जगह निश्चित करते हैं, वहां पर एक दिशा निश्चित करते हैं, और दिशा निश्चित करते समय अगर ये दसों दिशाओं है तो भगवान ने ही बनाई है। हम किसी भी दिशा में मुंह रखकर आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम उत्तर या पूर्व की दिशा को चुनते हैं तो वो अधिक लाभकारी होता है। कोई भी दिशा चलेगी, कोई भी एक निश्चित समय चलेगा, और बैठने की एक ही जगह निश्चित करनी है। बैठने के लिए आसन, वो भी कोई भी एक ही निश्चित होना चाहिए। और किसी भी आपके आराध्य दैवत हो, उनका किसी का भी एक मंत्र आप निश्चित कर लीजिए। उस मंत्र का कम से कम एक माला का जाप। अब इसमें जो भी निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित दिशा, ये मैं बता रहा हूँ, ये सारे की सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन मान लो ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसमें से जितनी अधिक हम संभव कर पाए उतना हम कर सके। भाई हमारे हमें एक समय निश्चित नहीं हो रहा है, या एक जगह एक स्थान निश्चित नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं आना जाना होता है या कुछ भी होता है, लेकिन कम से कम वो मंत्र और माला और आसन, ये तीन चीजें तो कम से कम हमारी निश्चित होनी ही चाहिए। बाकी की भी अगर निश्चित कर पाते हैं तो और भी अच्छा है। और रोज नहीं भी होता है तो कम से कम अपने वर्ग के दिन, भले सत्र के पहले या बाद में जब भी हो, कम से कम उस दिन तो हम अवश्य करें। लेकिन ये प्रयोग आरंभ करने के पहले संकल्प लेना होता है। संकल्प का विषय काफी बड़ा है। मैं चाहे तो उसके लिए एक वीडियो क्लिप आपको भेज दूंगा समूह में, जिससे पता चलेगा कि ये संकल्प क्या होता है। तो वो संकल्प लेने के बाद अगर हम ये प्रयोग आरंभ करते हैं तो इसमें हमें अच्छा लाभ हो सकता है। तो ये इतने तो काम हमें अवश्य करने हैं। अभी जो भी हमें सिखाया जाएगा ज्योतिष के बारे में, तो उसको पहले रफ नोटबुक में ही हम लिखेंगे, और अगले रविवार के सत्र के पूर्व उसे फेयर बुक में हम उतार देंगे। अभी रफ नोटबुक में लिखने के लिए केवल एक ही रंग का पेन पर्याप्त है। जब आप फेयर करेंगे तब आपको ये तीनों अलग अलग रंग के पेन लगेंगे। उसमें भी ऐसा है कि जितने भी नोट्स लिख रहे हैं वो किसी एक कॉमन कलर से या ब्लू कलर से आप लिख सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा आपको प्रतीत होता है कि ये तो मुझे याद रहना ही चाहिए, ऐसे जो भी अविस्मरणीय लगता है कि ये तो फॉर्मूला है, ये तो बहुत जरूरी है, उसे आप फिर अलग रंग के पेन से लिख सकते हैं, जैसे लाल से लिख दिया। हरा रंग जो है वो बुद्धि का कारक है, और ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए हरा रंग काफी उपयोगी होता है। इसलिए जो भी विशेष बातें लिखनी है वो आप लाल रंग से लिख सकते हैं। और उसमें भी कुछ और अधिक विशेष लगता है तो फिर आप उसके लिए हरा रंग का उपयोग कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं बता रहा हूँ वो उसी क्रम में आपको लिखना है, लेकिन नॉर्मल लिखाई के लिए एक रंग,
कोई भी आप चुन सकते हैं। कुछ विशेष बातें होती हैं उसके लिए दूसरा रंग, और अति विशेष होती है उसके लिए तीसरा रंग। या आप रफ बोर्ड नोटबुक में आवश्यक नहीं है कोई भी एक रंग चलेगा, लेकिन जब आप उसको फेयर करेंगे तब आपको ये तीनों रंगों की आवश्यकता होगी। अभी मैंने ग्रुप में एक चार्ट भेजा था जिसे अवखड़ा चक्र कहते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र का बेस है। तो इसे समझने के लिए पहले हमें काल गणना थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। ये काल गणना कैसे होती है उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये अवखड़ा चक्र समझने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैं जितना हो सके उतना शीघ्र करता हूँ क्योंकि ये काफी बेसिक है। इसमें भी अगर कहीं शंका है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। अपने यहाँ जो भी समय के लिए देखा जाता था, ये एक तो है पंचांग। भले किसी ने उपयोग कम किया होगा लेकिन देखा तो सभी ने होगा कि उसमें 5 अंग होते हैं। वो आगे विषय आएगा ही। लेकिन केवल तिथि के बदलाव को देखने के लिए अपने यहाँ होता था, उसको कहते थे कालांतर। यानी जैसे हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे देशांतर कहते हैं। हमने एक वस्त्र बदला और दूसरा पहन दिया तो उसे वेशांतर कहते हैं। वैसे हम किसी एक काल से दूसरे काल में जाते हैं तो उसे कालांतर कहते हैं। यही कालांतर जो है वो यूरो अमेरिकन काल गणना में उपयोग में लेते थे, लेकिन अपभ्रंश होते होते उसका कैलेंडर शब्द हो गया, जो हमारे यहाँ कालांतर उपयोग में लेते थे। ये जो स्क्रीन पर दिखता है उसमें से भी कुछ आपको अच्छा लगता हो कि नहीं ये हमारे पास संग्रहित होना चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो आपके पास संग्रही रहेगा। भारतीय कालगणना के जो सारे डिटेल्स दिए हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया है। उसमें काफी विस्तार से दिया है। उसमें समय गणना का जो लघुत्तम एकक है वो परमाणु है, और सबसे बड़ा एकक जो है वो पौरुष निमेष है। अब ये परमाणु कितना छोटा, और किसी का माइक चालू है शायद, लगता है आवाज आ रही है, जरा एक बार देख लीजिए तो। सबसे छोटा अभी हम जो यूरो अमेरिकी काल गणना का जो देखते हैं वो सेकंड, मिनट, घंटे, फिर उसमें पूरा दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, शताब्दी, सहस्त्राब्दी यानी 1000 वर्ष, यहाँ तक हम देखते हैं। यानी एक सेकंड लघुत्तम होता है और 1000 वर्ष ये महत्तम होता है। लेकिन अपने जो काल गणना में क्या क्या दिया है, क्या उसके, ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जानकारी होनी चाहिए इसलिए दे रहा हूँ। लघुत्तम एकक जो है वो परमाणु। 2 परमाणु के बराबर एक अणु, 3 परमाणु के बराबर एक त्रसरेणु, और 3 त्रसरेणु के बराबर एक त्रुटि। अभी ये हमारे रोज के उपयोग के शब्द नहीं है तो पता नहीं चलेगा, जब तक इसका और सेकंड का हम तुलना नहीं करते हैं तब तक ये ऐसे थोड़ा सा हमें विचित्र लग सकता है। 100 त्रुटि बराबर एक वेद, 3 वेद बराबर एक लव, और 3 लव बराबर एक निमिष। निमिष मात्र ये शब्द हमने कहीं सुना होगा। निमिष का अर्थ होता है अपने आंखों की पलक झपकना, यानी एक बार बंद करके खोलना। उसके लिए जो समय लगता है उसे निमिष कहा है। 3 लव बराबर एक निमिष, और 3 निमिष बराबर एक क्षण। क्षण भी शब्द हम हमारे दैनंदिन जीवन में उसका उपयोग करते हैं कि क्षण भर रुक जाइए। तो ये क्षण जो होता है वो 3 बार हम आंख पर झपकते हैं तो उसके लिए जो समय लगता है वो एक क्षण होता है। निमिष का अर्थ है हमारी आंख झपकना, एक बार के लिए उसे निमिष कहते हैं। और ये जो त्रुटि कहते हैं वो त्रुटि का अर्थ ऐसा होता है कि कमल पुष्प की एक पंखुड़ी को सुई से अगर हम छेदते हैं तो उसे कितना समय लगेगा, वो त्रुटि होती है। उसके बाद 5 5 क्षण बराबर एक काष्ठा, 15 काष्ठा बराबर एक लघु, 15 लघु बराबर एक घटिका, एक घटिका बराबर 24 मिनट।
अभी हम थोड़ा समझ पाएंगे। ये अभी के एकक है मिनट। एक घटिका यानी 24 मिनट। दो घटिका यानी एक मुहूर्त। 7:30 घटिका यानी एक प्रहर। 8 प्रहर बराबर 24 मिनट। और एक प्रहर अंदाज से 3 घंटे का होता है। ये प्रहर शब्द भी हम उपयोग में लेते हैं, लेकिन उसका भी अपभ्रंश हो गया है। जैसे दूसरा प्रहर जो होता है उसे हम दोपहर कहते हैं, वो भी अपभ्रंश हो गया, दोपहर। ये शब्द भी यहीं से आया है।